तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 18 जिसका नाम है नाखून क्यों मरते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद बगीचे में घास पतवार बहुत बढ़ जाती है। बरसात समाप्त होते ही माली उसे काट छाट कर सही रूप प्रदान करता है। अगर माली घास ना काटे तो सोचिए बगीचे का क्या हो। उसमें हमारा चलना फिरना भी दुर्भर हो जाए, है ना? ऐसा ही इसी तरह हमारे मन में भी अच्छे विचार तो आते ही हैं, उनके साथ साथ कभी कभी बुरे विचारों के खरपतवार उग आती है, जिसे काटकर हम अपने मन को शुद्ध और सुसंस्कृत बना सकते हैं। ऐसे ही मन इसे ही मन को संस्कारित करना कहते हैं। यह मनुष्यता का आदर्श भी है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करें। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपने डे टू डे लाइफ जीते हैं और सोचो बरसात का मौसम आता है और एक गार्डन है, तो वहाँ पे एक माली जो होता है, गार्डनर, जो वो उस जगह का, उस बागीचे का ध्यान रखता है। तो वहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है तो ऑब्वियसली पानी इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सब पेड़ पौधे उगाते हैं, घास बहुत लंबी हो जाती है। और इस वजह से वहाँ पे अगर हम उसको सही लेवलिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा वो आके रहने लग जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े हैं। तो इसलिए हमको उनको लेवलिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए जो माली है वो हर चीज़ की लेवलिंग करवा देता है। अगर वो लेवलिंग ना करवाए तो क्या होगा, वो जो घास, और वहाँ पे पहले तो वो घास हमको बहुत ज़्यादा चुभेंगे जब हम उसके ऊपर चलेंगे, या फिर उस पर डेंजरस टाइप के एनिमल्स वो उसके अंदर बुशेस के अंदर रहने लग जाएंगे, झाड़ों के अंदर, जो कि हमको बाद में हमें काट सकते हैं और जो पॉइजनस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए उनको लेवल में रखना, उनकी जितनी बढ़ोतरी उनकी ज़रूरत है उसी में ही उसको पर्याप्त रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कितना पर्याप्त है। जैसे नॉर्मली हमारे लाइफ में भी अगर हमारे दिमाग में एक कांस्टेंट वॉर चलती रहती है, कांस्टेंट झगड़ा चलता रहता है कि अच्छाई और बुराई के, अच्छे थॉट्स कुछ बोल रहे होते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, इस बात को कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जो बुरे थॉट्स चलते रहते हैं वो हमको क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ही केवल ऐसा हो रहा है और कि बाकी सब अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, या इस तरह के जितने भी नेगेटिव और बुरे थॉट्स हैं जो तुम्हें ऐसा फील कराते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, या फिर तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो सही नहीं है, या तुमको गलत काम करने के लिए बोलते हैं, या फिर तुमको अपने काम से भागने के लिए बोलते हैं। तो ये जो सारे थॉट्स होते हैं ना, ये सारे कुल मिला के बुरे थॉट्स होते हैं, और इनको भी, ये भी उन घास की तरह है जो नॉर्मल थॉट्स से बुरे थॉट्स जैसे हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल घास से वो लंबे घास हो जाते हैं, वैसे ये नॉर्मल थॉट्स से बुरे थॉट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमको उनको रोकना और उनके छांटना काटना ज़रूरी है, और उनको अपने दिमाग से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही हम अपने दिमाग को शुद्ध कर सकते हैं, और इसी को ही अपने दिमाग को संस्कारित करना कहेंगे, कि हम अपने दिमाग में संस्कार खुद भर रहे हैं। देखो, एक टाइम के लिए आपको संस्कार दिए जा सकते हैं, आप फिर भी लोगों से सीखते रहते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप धीरे धीरे खुद ही सीखने लग जाते हो आफ्टर अ सर्टेन एज, कि आप 10-12 साल के हो गए, फिर आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आपको समझ आता है ये दुनिया क्यों कोई चीज़ कैसे कर रही है। तो आप धीरे धीरे जब समझने लगते हो तो आपको पता चलता है कि लाइफ जैसी भी हो वो ऐसी क्यों है, या फिर आपको काम क्यों करना चाहिए, या फिर लाइफ के कोई भी चीज़ में किसी चीज़ का बुरा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं आपको क्यों समझ में आती है, क्योंकि आप वो खुद समझ लगते हो। हर टाइम जैसे हम बचपन में हमको हर चीज़ बोली जाती है वैसा नहीं बोला जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम जब अपने आप को ध्यान रखते हैं और हम अपने आप को सिखाते रहते हैं, हर एक चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने दिमाग में एनालिसिस करते रहते हैं, तो इसी से हम खुद के अंदर ही संस्कार भरते हैं, हम खुद को ही सुधारते हैं, हम खुद का ही ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से हम अब आगे पढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर ना उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं?
तो लेखक जो है उनकी बेटी ने उनको एक बार प्रश्न किया कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बेचारे जो लेखक है उनको तो पता नहीं है नाखून क्यों बढ़ते हैं। वो मतलब साइंटिफिक वे में थोड़ी अभी बेटी को समझाएंगे, वो तो अभी उसको नॉर्मल ही समझाएंगे क्योंकि वो बच्ची छोटी होगी तभी उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो वो पूछने के बाद अब वो सोचती है, सोच पे पड़ जाता है, वो एक फिलोसॉफिकल थिंकिंग में चला जाता है कि हाँ ये कैसे नाखून है जो हमेशा बढ़ जाते हैं। अगर हम जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं उनका अगर हम नाखून काट दें तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़े दिन तक छोड़ दिया जाए और उनके नाखून हम ना काटें तो वो वापस से बढ़ जाते हैं और उनको कोई शर्म है नहीं। जैसे कि हम नॉर्मली दूसरे लोगों को अगर कोई दंड दे देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वापस वो कोई गलती ना करे, लेकिन जब हम नाखून को काट कर उन्हें दंड देते हैं वो बेशर्मों की तरह वापस से बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, इस पे एक व्यंग्य करते हुए वो हमको बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों को उससे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तु का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ को की डालें काम में लेने लगा। रामचंद्र जी ने वानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। रामचंद्र जी और की वानर सेना के पास, और उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। तो अभी हमको पता चलता है कि बहुत ही कम लाख वर्षों की पहले ही वक्त की बात है कि बहुत पहले जो क्या होता है, जो मनुष्य जब जंगली था तो वो आदिवासियों की तरह रहता था, केवल वन में ही रहता था क्योंकि ऐसा सिटी विटी तो कुछ बना नहीं था। तो तब सब वन में रहते थे। तो उस तब क्या होता था कि नाखून की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि आप किसी भी चीज़ से बचने के लिए या किसी भी चीज़ को ऐसे चीर के अगर खाना भी हो या फिर अगर कोई चीज़ को साफ करना हुआ हो या किसी भी शार्प चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी या फिर अपने आप को बचाने की ज़रूरत पड़ती थी तो नाखून ही काम आते थे क्योंकि उसी से ही हम उनको मतलब बचा मिलता था। हाँ दांत अभी वो हर चीज़ के लिए थोड़ी काटने जाएंगे किसी चीज़ को, राइट। तो उनको अगर बचना होता तो वो अपने नाखून ही आगे कर लेते थे या किसी को नोच देते थे जिसकी वजह से वो बच जाते थे या सामने वाला घायल हो जाता था और वो भाग जाते थे। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने सोचा कि मनुष्य ने धीरे धीरे सोचा कि ये जो पत्थर मारते हैं तो ये तो दूर से मार सकते हैं। और फिर बाकी की भी चीज़ें हैं जैसे दूसरा हथियार है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, नाखून थोड़ा पास में हो जाता है लेकिन बाकी के जो हथियार हैं वो हाथ में यूज़ करके वो थोड़ा डिस्टेंस में रहता है तो पूरे बॉडी ज़्यादा सेफ रहता है। तो इसलिए वो लोग वो यूज़ करने लगे। फिर उन्होंने उसी तरह से पत्थर का काम लिया, फिर पेड़ के डालों से भी अस्त्र शस्त्र बनाए। उसके बाद जो हड्डियां होती है अलग अलग एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की या नॉर्मली जो हड्डियां होती है उससे भी बहुत तरीके के अस्त्र शस्त्र बनाए। जो वज्र होता है इंद्र का वो भी हड्डियों से ही बना है वैसे। और उसी तरह से इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सब ऐतिहासिक था देवताओं का राजा का वज्र, जैसे ही मैंने अभी कहा, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे का अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। तो क्या हुआ, जो हम पहले तो उन्होंने बता दिया है कि इंद्र के पास वज्र था, दधीची की जी के जो अस्थियों से बना था, हड्डियों से। उसके बाद क्या होता है कि और फिर उन्होंने और तरक्की की, फिर उन्होंने लोहे के और बाकी सारे मेटल्स के अस्त्र बनाए। तो ये जब मेटल्स के अस्त्र बनाए स्पेशली आयरन यानी कि लोहे के बनाए तो उससे क्या हुआ कि इवन जो देवताओं के राजा थे उनको भी अपना वज्र इतना स्ट्रांग नहीं लगा जितना ह्यूमंस का लोहा स्ट्रांग था। और इसीलिए फिर वो ह्यूमंस से और उनके राजा से, उनके किंग से आके हेल्प लेने लगे। उसके बाद होता है कि असुरों के पास अनेक विधाएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। तो क्या हुआ कि जो आर्य समाज जो बोला जाता है कि स्टार्टिंग से ये लोग ही
एक समाज बना है इनका, और इसी तरह से वो चलते आए हैं। तो वो क्या करते थे उनके मुताबिक कि उनके जो राजा हैं उनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र और उनके पास घोड़े भी थे। लेकिन असुरों के पास ऐसे नहीं था, वो असुर केवल दौड़ दौड़ के अपने हाथ में अस्त्र लेके आते थे। तो इस चक्कर में जो लोग घोड़े पे बैठ के आते हैं वो ऊपर से मारते थे, जो नीचे ये असुर जो होते थे वो नीचे से आके वार करते थे, तो बेचारे नीचे रह जाते थे। उनके ऊपर कोई भी एक जोर से लोहे का अस्त्र दे मारे तो वो उधर ही घायल, उधर ही खलास। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे इतना सारे जब प्रॉब्लम्स होने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेचारे असुर हार गए, और आर्य जो थे और जो नॉर्मल ह्यूमंस थे वो जीत गए, यानी कि देवताओं का ने उनका साथ लेके वो भी जीत गए। उसके बाद आता है कि नाग हारे, सपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। तो ये अलग अलग टाइप के कह सकते हैं कि चमत्कारी टाइप के प्राणी सब हैं। प्राणी बोलूँगी क्योंकि पूरे पूरे तो ह्यूमंस नहीं है, लेकिन हाँ उनके बहुत सारे ट्रेड्स ह्यूमन से मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में या लोक कथाओं में। तो जो भी है, तो वो जितने भी सब थे सब हार गए, क्योंकि ह्यूमंस ने अपने अस्त्र के बलबूते पे उनको हरा दिया। उसके बाद आता है लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ गया। पलीते वाले बंदूक ने, तर कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायाणु ने इतिहास के किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सबको मालूम है। तो आप बंदूक ले लो और बम ले लो और उसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स ले लो। तो इस तरह से इन सब चीज़ों ने क्या किया, इन्होंने हम मतलब पहले पहले तो हम दूसरों से जीत रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम अपने आपस में ही लड़ने लगे, और आपस में लड़ने के बाद क्या हुआ कि वो जब इधर उधर जब ये अस्त्र शस्त्र फेंकते गए, तो वो हमें ही नुकसान करने लगे, हमारे ही अर्थ को खराब कर दिया। जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं उसी चीज़ को खराब कर दिया। स्वर्ग कहते हैं कि स्वर्ग में यानी आकाश में देवता रहते हैं, और नर्क में यानी पाताल में, या फिर जो क्या बोलते हैं नीचे, जो अर्थ के नीचे की जो जगह है वहाँ पे रहते हैं असुर। लेकिन हम जो रहते हैं बीच में, हमने क्या किया, पहले तो ऊपर नीचे लड़ाई की, फिर उधर जीत गए, तो फिर अब आपस में लड़ाई की, फिर उधर भी अपने ही जगहों को खराब कर दिया, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का बोल सकते हैं, या ऐसे नॉर्मली भी सब देश बंट गए और ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद आता है कि नगधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अभी भी प्रकृति मनुष्यों को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले, चरण चरने वाले। तो ये जो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे बताया गया, जो ह्यूमन का ईगो जो इतना बढ़ गया है ना, और इस चक्कर में उसने जो थोड़ी साइंस में तरक्की कर ली, जो अर्थ से ही चीज़ें लेके उसने उसको कुछ मिक्सचर बनाया, और उस वजह से उसको पता चला कि ये तो बॉम्ब है, और इस तरह से तो हम तबाही मचा सकते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसको वो बहुत अच्छा लगना, उसको लगा कि जैसे तबाही करना एक अच्छी चीज़ है। बट उसके नाखून आज भी बढ़ते हैं, ये बताने के लिए कि उसके पास जो नाखून है, या वो जो अटैक करने की जो शक्ति है, वो उसके डिफेंस में दी गई है, वो अपने आप को बचा सके इसीलिए उसको दी गई है। ना कि उसको इसलिए दी गई है ताकि वो दूसरों पर अपना रौब झाड़ सके, उनके साथ झगड़ा कर सके, और उनको ये बता सके कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ। हमें जो हमारे लाइफ में जितनी भी शक्तियाँ दी जाती है, जो कहते हैं ना शक्तियों का बुरा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमको खुद को बचाने के लिए दी गई है, खुद का ध्यान रखने के लिए दी गई है, ताकि आप पे कोई रौब ना जमा सके, ताकि आप अपना ध्यान रख सको, ताकि आप एक इक्वालिटी के साथ रह सको। इसीलिए आपको जो क्या बोलते हैं आपके डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं। लेकिन आजकल ये जो हर तरीके के मतलब प्रॉब्लमैटिक टाइप के वेपन्स आ गए हैं, ये सारे जो अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग अब ध्यान नहीं देते एक दूसरे को कि कैसे ट्रीट करना चाहिए, या अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ही हमें किसी को डांटना चाहिए या फिर मारना चाहिए, या फिर एक अपने बचाव के लिए किसी को नाखून चुभोने चाहिए, वॉट एवर इट इज़, कि हमें अपने बचाव के लिए अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो ठीक
ठीक है। लेकिन अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो भी उसके बावजूद अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो बहुत ही गलत बात है। और यही बताने के लिए आज भी हमारे नाखून बढ़ते हैं कि हम भी कोई ऐसा कोई बड़े टाइप नहीं है। हाँ, जस्ट बिकॉज कि वो कहा जाता है कि हमने देवताओं को भी डरा दिया, असुरों को हरा दिया और जितने तरीके के प्राणी थे सबको हरा दिया, और इसीलिए हमको बहुत गर्व होना चाहिए। हाँ, एक टाइम के लिए गर्व होना चाहिए। अगर आपको वो सब परेशान कर रहे थे और उसके बावजूद आपने उनसे लड़ाई की और हरा दिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक साथ सहयोग करके रह सकते हो, उसके बावजूद आप जाके लड़ रहे हो और इस चक्कर में आपने सबको तो हरा दिया, फिर अपने ही अर्थ को आके खराब कर रहे हैं हम, तो ये कहाँ की समझदारी है, राइट। तो तत्कीन, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पे डांट रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम बोलते हैं कि अरे तुम्हारे नाखून में इतना मैल जम गया, इस नाखून को काट दो, क्यों अभी तक ऐसा रखा हुआ है। लेकिन सोचो अगर पहले की बात की जाए तो तब तो इंसान को चाहिए होगा नाखून अपने आप को बचाने के लिए। तो उसका बच्चा जब नाखून नहीं काटता होगा तो उसको वो ज़्यादा शाबाशी देता होगा, और अगर काट देता होगा या कहीं पे लग के टूट गया तुम्हारा नाखून तो मतलब डांट पड़ जाती होगी कितनी तेज कि ऐसे कैसे तुमने अपने बचाव करने वाले जो तुम्हारे पास एक ही जो शस्त्र है उसको भी खराब कर दिया, एंड ऑल ऑफ दैट उसको बोलते होंगे उसके माँ बाप। उसके बाद आता है कि किसी दिन थोड़े कुछ हाँ ये फिर, लेकिन प्रकृति है कि वो अब भी नाखून के को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। मतलब प्रकृति एक चीज की जा रही है और मनुष्य एक चीज किया जा रहा है। प्रकृति ये बताई जा रही है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे कितना भी अपने आप पे गर्व कर लो, तुम चाहे कितना भी अपना ईगो दिखा लो, तुम चाहे कितने भी टेंट्रम्स थ्रो कर लो, तुम रहोगे वही इंसान ही, तुम रहोगे वही प्रकृति के एक प्रजाति ही। तुम अपने आप को जो इतना ज़्यादा समझते हो कि हाँ इंसान है, हम ये कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ, तो जो जो इंसान सोचता है कि हम तो कितने अच्छे हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, तुम कौन होते हो बनाने वाले? तुम ही ने पहले बिगाड़ के सारा जमीन ले लिया है, हथिया लिया है, और फिर तुम क्या बोल रहे हो कि हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है। तुमने पहले ज्यादा जगह ले ली जितनी तुम्हें चाहिए नहीं, उसके बाद तुम दूसरों को रहने नहीं दे रहे हो, और फिर तुमने उनको ऐसा सुई भर जगह दे दी तो तुम उसको बोलते हो कि हाँ हम तो कितने महान हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। सो वी हैव टू रियलाइज कि प्रकृति में रहना सबका अपना बर्थ राइट है, सबका है कि वो रह सकते हैं प्रकृति में। कोई तुम्हारे कहने पे नहीं रह रहे, वो अपने हिसाब से जन्म लेते हैं प्रकृति में, अपने हिसाब से उनके लिए खाना है, उसको खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, और उनका जो क्या बोल वेस्ट होता है उनकी बॉडी का वो निकालते हैं, और वो अपने वजह से जीते हैं। तुमने उनको जीने के लिए छोड़ दिया तो तुमने कोई मेहरबानी नहीं की है। ये तुम भी एक तरह के प्रजाति ही हो जो यहाँ पे अपने लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। बस फर्क ये है कि तुमने पावर के लिए दूसरों को अपने नीचे दबा रखा है। और इसी तरह से हमको पता चलता है कि प्रकृति ह्यूमन की थिंकिंग में और प्रकृति की थिंकिंग में क्या डिफरेंट है। क्योंकि प्रकृति के लिए हम सेम ही है, हम जैसे दूसरे जानवर होते हैं उसी तरह से हम भी हैं, हम भी एक तरह के प्राणी ही हैं। लेकिन हमको लगता है कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो केवल ह्यूमंस के इर्द गिर्द है। हमारे लाइफ में बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बहुत छोटे मोटे मायने रखते हैं, लेकिन हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्यों। तो अब आते हैं कि वे कमबख्त रोज पढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। उस मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। लेकिन यह किसे कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता कहाँ है? वो तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीन रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वो मरना ही नहीं चाहती। तो बेसिकली मनुष्यता यानी कि ह्यूमैनिटी और पशुता यानी कि
पशु जैसा बिहेवियर। तो हम इन दोनों वर्ड्स को ऐसे यूज करते हैं कि मनुष्य, यानी कि हमको एक, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। तो हमारे मतलब एक दिमाग काम कर सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमको पता है कि हमें सामने वाला हर्ट नहीं करने वाला है, उसके बावजूद भी हम उसको हर्ट करते हैं, तो ये मनुष्यता नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक पालतू जानवर या फिर किसी की जानवर की आपने हेल्प की है, तो उसको याद रहेगा, वो मनुष्यता दिखाएगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमको अगर कोई ऐसे नॉर्मली कोई चलता हुआ एनिमल दिख जाए तो हम पत्थर मारेंगे, उसको परेशान करेंगे, क्रैकर्स लगा देंगे, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा पशु जैसा बिहेवियर हम करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली अब मनुष्यता क्या है और पशुता क्या है, क्योंकि पशु ऐसा बिहेव करते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा एक तरह से रेस्पेक्टफुल रहते हैं, वो हमें ओबे करते हैं, वो हमारे लिए लॉयल रहते हैं। और हम जो है वो क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत कम, एक कहते हैं कि विश्वास किसी का रह ही नहीं गया है किसी पे, क्योंकि हमको हर इंसान से डर लगता रहता है, और इस चक्कर में हम दूसरों से हर्ट होने के लिए, बचने के लिए पहले ही उस पर अटैक कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि एक बार देखो तो सही सामने वाला तुम्हें हर्ट कर रहा है या नहीं, और उससे बचने की कोशिश करो, डिफेंस करने की कोशिश करो। ये नहीं कि सामने से अटैक करने की कोशिश करो। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो नाखून है, ये हमको बार बार बढ़ के यही बताते रहते हैं कि देखो, तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, तुम कितने ही हिंस और टाइप के अस्त्र शस्त्र बना लो, और उससे कितनी बार ही, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, इस पे जो बम गिरे, और इस वजह से कितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ की लाइफ बहुत दिनों तक उजड़ गई। तो और कह सकते हैं आज भी उनके लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है, आज भी उनके जीन्स पे अफेक्ट पड़ता है, आज भी उनके जो लोग हैं, उनके जो बॉडी है, वो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करता होगा जितना एक दूसरे कंट्री का काम करता हो, जैसे इंडिया के लोगों का हो गया या कुछ भी। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में ही, जिस जहाँ पे वो अनाज भी उगेगा तो वो लोग वही खाएंगे, तो उससे भी उनका तब बार बार वो चीज़ उनके अंदर जाएगा। फिर वापस से वहाँ का पानी पियेंगे तो उसमें भी वो केमिकल्स जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अब उनकी मिट्टी और पानी में मिल गया है, उनके हवा में मिल गया है, तो अब उनको उस चीज़ से अलग करना इजी नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसी तरीके से धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। हमको लग रहा है कि हम बड़े बड़े जो बना दे रहे हैं हिंसक टाइप के अस्त्र शस्त्र, या अटैक करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, रॉकेट रॉकेट तो नहीं, मतलब एटम बम्स हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, ये सब जो हम बना दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कितना ज़्यादा चीज़ें कर ले रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपने आप को बचाने के लिए जो चीज़ कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि हमको एक्चुअली में हमारे पास अब कोई तो लड़ने के लिए रहा नहीं, ना हम देवताओं से लड़ रहे हैं, ना हम असुरों से या किसी और से लड़ रहे हैं, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और आपस में लड़ लड़ के हम एक दूसरे के ऊपर ये जब हम फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे केमिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और रिएक्ट किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी खुद की जो लाइफ का जो नॉर्मली हमारा खाना जो आता है, जिस मिट्टी से आता है, वो मिट्टी गंदी हो रही है, हमारा जो पानी बह रहा होता है वो पानी भी इन वजह से गंदा हो जाता है, और हवा जो है वो भी खराब हो जाती है। तो ये तीन तो बेसिक नीड्स है एक ह्यूमन के जिंदा रहने के लिए। वो एक बार के लिए बिना शेल्टर के रह सकता है, मतलब ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रह सकता है, लेकिन खाना और पानी और हवा इज लाइक द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और अगर उसी में ही इतना केमिकल मिलावट हो, उसी में ही अगर इतनी प्रॉब्लम्स हो, तो फिर एक इंसान कैसे, मतलब उसके लाइफ का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाता है। अगर वो जिंदा है भी तो वो बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर के जीता है, वो उतना हेल्दी नहीं है जितना कि पहले के ज़माने के लोग हुआ करते थे। क्योंकि वो लोग इतने हेल्दी इसीलिए होते थे बिकॉज वो नॉर्मल टाइप के वो जो कह सकता है अस्त्र यूज करते थे, जो केवल एक बार मार दिया, हो गया, खून बहा, उसकी वजह से इंसान मर गया, बस खत्म। अभी क्या हो रहा है कि वो सीधा ही उसको उड़ा देते हैं, और उस चक्कर में जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस वजह से जितने भी केमिकल्स होते हैं वो उसी के प्रजाति के लोगों को ही खराब करे, मतलब बाकियों को तो खराब कर ही रहे, उसके खुद के प्रजाति के लोग को भी वो खराब करे। और उसका ध्यान बिना रखे इंसान बस हर जगह अपने आप का वर्चस्व दिखाने के ऊपर, अपना ईगो दिखाने के ऊपर लगा पड़ा है, जबकि वो ईगो उसको खुद को ही बर्बाद कर रही है, उसकी खुद की प्रजाति को बर्बाद कर रही है।